पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने कि पाकिस्तान की अगर इक्तसादी सूरत बेहतर न हुई तो मुल्क को तबाह कुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। मियां मंशा इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अपना खुफिया सफारतकारी जारी है और अगर कंडीशन बने तो 1 महीने में मोदी आ सकता है, हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट, एक सनदकारी इतनी बड़ी, और जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म ऑन दी राइज है। और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें, लोगों की चीखें निकल रही हैं। फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार। नमस्कार दोस्तों, पता नहीं किसने पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेटर हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर जो मोदी जो है वो इस्लामाबाद की या फिर कहे कि पाकिस्तान की विजिट कर सकता है। अब पता नहीं ये किसी ने कंफर्म नहीं किया इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को कई बार बोला गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को कई बार बुलाया गया है, लेकिन किसी ने कंफर्म यहाँ पर नहीं किया है कि भाई नहीं, हमारा भी यही प्लानिंग था। मतलब इंडिया की तरफ से किसी ने कंफर्म नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी मतलब वो ये सोचते हैं, मतलब पाकिस्तानी सोचते हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी आर्मी तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेती है, ISI कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो आतंकवादी ग्रुप है ना वो नहीं पूछते। और उन्होंने ही पठानकोट किया था, उन्होंने ही उरी किया था। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, तब इंडिया का PM कोई भी हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी की से बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री मोदी तो बात करने से रहे, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो आपसे महीने में क्या कभी बात नहीं करेगा। 6-12 महीने आराम से आपको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। और ऊपर से आपके ये भी कहना है कि भाई वो पाकिस्तान आएंगे और ये सब कुछ होगा, तो ये भी भूल जाइए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली थी, अब तो नहीं हो रही है। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और ये एक बात उन्होंने हमें बताई भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल बातचीत जारी है। और उन्होंने एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की अगर इक्तसादी सूरत बेहतर न हुई तो मुल्क को तबाह कुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो शख्स कह रहा है जिसकी सारी उम्र इसी बिजनेस में गुजरी है, उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि वो फिर ताकतें होंगी जो नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ऐसे अच्छे हो जाएं कि इस खिते के 1.25 अरब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पाकिस्तान के वन ऑफ द रिचेस्ट जो मियां मंशा उनका शॉर्ट चलाया है। मियां मंशा इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अपना खुफिया सफारतकारी जारी है और अगर कंडीशन बने तो 1 महीने में मोदी आ सकता है, हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट, एक सनदकारी इतनी बड़ी, और जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म ऑन दी राइज है। पाकिस्तान के जो मैं देखे लाहौर और पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका वो बड़ा उनको इश्क है हिंदुस्तान के साथ। वो जब हम एटम की धमाका भी कर रहे थे, कई लोगों ने कहा कि जी वो $5 अरब ले लें, अमेरिका से धमाका ना करें, कोई जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सोच और है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, 1 साल पहले आपको ब्रीफिंग दी गई थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से गुफ्तगू करने को तैयार है बशमूल कश्मीर, और हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। हम बड़े एक्साइटेड हो गए, हाथ मलने शुरू कर दिए। जो दहशतगर्दी फैल रही है, हम बड़े तसल्ली में थे कि अफगानिस्तान में अड्डे खत्म हो गए। रॉ बड़ी एक्टिव है, अभी भी उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो आपके CPEC को डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा चाकू चौबंद होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी, कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे दोस्त नहीं है। 1963 में वॉर हुई इंडिया और चाइना की, उसके बाद टेंशन चल रही है बॉर्डर की मुसलसल। बट यू नो, उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन a ईयर, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन पर है। और अभी उन्होंने पीछे से उनको कैदियों को पकड़ के पॉलिसी डिसीजन कि ट्रेड अपनी जगह है, बायलैटरलिज्म अपनी जगह है। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें इंडिया की प्रोडक्ट्स, जिसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कीमतों को कहाँ ले आए थे? टमाटर यहाँ 20 रुपए किलो लेने के लिए तैयार नहीं था कोई, ये बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। और हमारी जो ज़रूरियात हैं
वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें। लोगों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, इसलिए कि चीज़ें या कम है और या बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हुई हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा सारा आर्गूमेंट ये है कि आप अपने नेशनल स्टांस मत छोड़िए। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। मैंने आपको मिसाल दी चाइना की, अगर तफसील से प्रोग्राम हो आपको हैरत होगी कि उन्होंने कितनी जल्दी पिकअप करके 100 बिलियन। तो फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार और इस तरह के जो बात के जी पीजिए। देखिए मंशा साहब ने जो बात की है, ये ट्रैक 2 पे पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी देर से बात चलती आ रही है और ये कंटिन्यूड है। इसमें हमारे बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे एक्स आर्मी के जनरल्स भी इन्वॉल्व हैं और ये बात चलती है। और वहाँ से भी हिंदुस्तान की तरफ से भी बड़े ही अच्छे, सेन, पढ़े लिखे और रैशनल किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। हिंदुस्तान का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है वाया दुबई, हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान जाता है वाया दुबई। ये अब वो टाइम्स नहीं रहे कि 1957 के कि जी आप उस चीज़ पे अड़े रहो। वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स। और आप ये कहना चाहते हो अगर चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये होता रहा है। मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं वो सिर्फ बढ़के नहीं मारता, वो बकायदा जो भी कोई वो बात करता है। जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगले 1 साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। फिर जब उसने पब्लिकली ये कहा मोदी ने कि मैं पूरे पाकिस्तान को बंजर कर दूंगा, भूखा प्यासा छोड़ दूंगा वहाँ की आवाम को, तो उसका यही मतलब था कि वो मकबूजा कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएगा, वहाँ पे वो डैम के डैम बना रहा है। और अभी पिछले महीने जब पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल केओस चल रहा था, उस वक्त मैं हैरान थी कि किसी का फोकस ही नहीं आया कि मोदी के वहाँ पे जो श्रीनगर में वो गया है और जो 2 इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को जो किया है। मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ। आपका 26 बिलियन डॉलर लूटा है आपने, उनकी डबल बिलिंग, ओवर बिलिंग कर करके, इसलिए वो नाराज हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि हम आपकी जिंदगियों की जमानत देंगे, आपके लिए अलग फौज बनाई जाएगी सिक्योरिटी के लिए, आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर सके। अब बात यहाँ पे खड़ी है, वो कहते हैं अगर हम प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे हम अपनी फौज लेकर आएंगे पाकिस्तान में अपनी हिफाजत के लिए, वो भी अगर वो माने तो। क्योंकि धड़ चाइनीज वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। और दीगर कई जगहों से चाइनीज ने वापस जाने का फैसला किया है। क्यों चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स और उस्ताद वापस चाइना जा रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा देंगे आपके बच्चों को, अभी हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अब वो वापस क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो परेशान होकर वापस जा रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। समझने वाले इतना ही इशारा काफी है मेरे ख्याल में। आप पाकिस्तान तभी चलेगा जब पाकिस्तानी लीडर होंगे। जब लीडर इंपोर्ट करेंगे तो आप क्या होंगे? मुझे समझ नहीं आती खान साहब, कौन सी गुलामी और कौन सी खुद मुख्तारी की बातें कर रहे हैं? क्या ये दुनिया को एक चूरन बेच रहे हैं, तबाही के किनारे पे ले जा चुके हैं? एक मिनट के लिए फर्ज करें कल इमरान साहब को गवर्नमेंट पकड़ा दी जाती है, कल ही पकड़ा दें आप, 19 मई को पकड़ा दें, कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग है जो पाकिस्तान को बचा लेंगे? शौकत तरीन साहब खुद कह के गए थे, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दी, ओ जी इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, 200 रुपए का डॉलर। खान साहब आपके दौर में भी तो फ्री फॉल पे था। IMF के लिए लेजिस्लेशन आपने की है, शहबाज शरीफ ने थोड़ी की थी, आपने खुद की थी। लेकिन ये कि पाकिस्तान दर हकीकत में, मैं ये एक आखिरी क्वेश्चन ये करूंगा आरजू आपसे, किसी पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है और इंपोर्ट किस तरह कम करनी है? किसी के पास कोई है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लाना है? किसी के पास प्लान मौजूद है कि IT की तालीम बच्चों को किस तरह देनी है? मामला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी के मामला तो पहले भी रहे हैं, पहले भी चाइना के ऊपर, चाइनीज लोगों के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं, बड़े खौफनाक हमले होते रहे हैं। सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको सारे बताए हैं,
जब केयास होता है सोसाइटी के अंदर तो दो चीजें होती है, डाके खुले पड़ते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। राजवीर को वही हालात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी मायूस है और उनको जो उनमें से ब्यूरोक्रेसी के गंदे अंडे में खुल के तबाही फेर रहे हैं, आपकी रिश्वतों के और रेट लग रहे हैं, बिक रही हैं चीजें, लेकिन मार खा किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि कोई किसी के माथे पे बली नहीं, किसी को कोई तशवीश नहीं है, सब चैन के साथ बैठे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा मकसद है कि ऊपर आपके गिद्दें फिर रही हैं, कवे फिर रहे हैं आपके ऊपर, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आप जंगबंदी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप उनको तावान दे रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जंगबंदी एक्सटेंड कर दें, हमें ये कर दें। कभी कितनी कमजोर आप सोचें सही कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर हो, लेकिन आग जलाने के लिए पीछे एलन मस्क साहब भी एक्टिवेट हुए, बोला जी मैं जी गाड़ी बनाऊंगा इंडिया में, टेस्ला। बोला आजा बना भाई। कहता नहीं हमने उसको बोला भाई तेरे को गाड़ी बनानी तो इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया। तू गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर? कह रहा मैं 100% चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए ड्यूटी आदि कर दो, ड्यूटी हटा दो। बोलो भाई क्यों भाई, तू जमाई है क्या? तेरे क्यों ड्यूटी हटाए? तेरे हटाए तो हर एक के लिए हटानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले 10-12 दिन बाद मना कर दिया, कोई ड्यूटी हम कम नहीं कर रहे। दूसरी बात बोला अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करना तो 1 बिलियन का पार्ट तुझे लोकली खरीदना पड़ेगा। आप इंडिया की इकोनॉमी को खोल लेते, ये नहीं हो सकता कि 1.3 बिलियन के मुल्क के अंदर जो लोग बिलियनर हों वो दुनिया में अमीर ना हो, कि वहां अंबानीज और वहां मित्तल्स और वहां पे हिंदुजाज और वो और सारे लोग। जो अमेज़न है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा। पेज फंसाता है जो अमेज़न इसको सुखा के मार रहा था, वो कहानी हो गई खत्म। अब रिटेल भी, फ्यूचर रिटेल भी चलेगा, नौकरियां भी नहीं जाएंगी, काम भी चलेगा। आज मालिक आप थे, कल मालिक मैं हूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं, नीचे काम चलता रहेगा। वैसे भी रिलायंस का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अमेज़न और टेस्ला की। अब आपने पिछले दिनों ये जो टेस्ला वाली है स्टोरी पढ़ी होगी कि भाई टेस्ला वाले जो भाई साहब थे, एलन मस्क है जो है, उनका कहना ये था कि भाई मैं इंडिया में बाकी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, लेकिन अपने जो पार्ट्स हैं ना वो यहाँ से मैं इंडिया में नहीं बनाऊंगा। मतलब वो उनका कहना ये था कि मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर वो सिर्फ असेंबलिंग करेंगे, सारा जो मेड इन चाइना जो उनके जो पार्ट्स है वो यहाँ पर लाएंगे, फिर वो बनाएंगे या फिर गाड़ी ही प्रॉपर लाएंगे। क्योंकि इंडिया ने एक चीज़ कही थी कि हम यहाँ पर 1 से 2 बिलियन डॉलर का आपको टैक्स में बेनिफिट दे सकते हैं। अब उसकी लालच में भाई साहब आए तो खरे, लेकिन पहले गए। इंडिया ने बोल दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप जो है वो यहीं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपने जो भी पार्ट्स है उसके, और उसके अलावा आप जो भी रॉ मटेरियल भी परचेस करेंगे वो भी इंडिया से ही करेंगे। अगर ये टाइप की सिचुएशन है तभी आप इंडिया में आए, अदरवाइज़ आपको इंडिया में आने की ज़रूरत है नहीं। अमेज़न के साथ भी ऐसा ही है, और अमेज़न का डायरेक्ट कंपटीशन अब जियो के साथ है। मतलब ये जो छोटी छोटी जो वेबसाइट्स है, छोटी बड़ी जो वेबसाइट्स होती है जो चीज़ें बेचती है, जैसे कि अमेज़न हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, तो उसी टाइप का डायरेक्ट कंपटीशन अब जियो के साथ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पीछे एलन मस्क साहब भी एक्टिवेट हुए, बोला जी मैं जी गाड़ी बनाऊंगा इंडिया में, टेस्ला। बोला आजा बना भाई। कहता नहीं ऐसा करूंगा, गाड़ी चाइना में बनाऊंगा और पूरी गाड़ी बनी बनाई इंडिया में लाऊंगा। इस पे नेशनल टीवी पे डिबेट, मैंने आर्टिकल आपको भेजा भी था। हमने उसको बोला भाई तेरे को गाड़ी बनानी तो इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया। तू गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर? कह रहा मैं 100% चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए ड्यूटी आदि कर दो, ड्यूटी हटा दो। बोलो भाई क्यों भाई, तू जमाई है क्या? तेरे क्यों ड्यूटी हटाए? तेरे हटाए तो हर एक के लिए हटानी पड़ेगी। फिर यहाँ बनाएगा कौन और यहाँ बनाएगा, और जो बनाए वो पागल है क्या यहाँ पे? अगर आपके लिए एक एक्सेप्शन करते हो, कल को आप कोर्ट में जाओगे, बोलोगे इसके लिए एक्सेप्शन, मेरे लिए क्यों नहीं? और इस पे खूब बहस हुई। अब उन्होंने क्या कर दिया चीमा साहब, उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया जी मैनू ना जी काम नहीं करने दे रहे, ऐसे डाल। अब अगर एलन मस्क को लफड़ा सॉर्टेड होना करता, यहाँ का बात करता, ट्विटर पे नहीं खेलता ना चीमा साहब। ट्विटर पे तो पॉलिटिक्स होती है, तो कमर्शियल मसले तो सेटल होते नहीं। उसने कहा थोड़ी आग वाग लगा दो, थोड़ा गेम खेलो, देखा क्या होता है। फिर मैंने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे, आपको भी भेजा था, और नेशनल टीवी पे मैंने सीरियसली समझा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। चीमा साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले 10-12 दिन बाद मना कर दिया, कोई ड्यूटी हम कम नहीं कर रहे। दूसरी बात बोला अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करना तो 1 बिलियन का पार्ट तुझे लोकली खरीदना पड़ेगा।
कल को तो ऐ ना कर ले कि पार्ट लिया है चाइना से और यहाँ जोड़ दे करे। और गेम क्या था, गेम यही थी चीमा साहब, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है 7.5% जीडीपी कंट्रोल करता है, सबसे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा जॉब्स देता है रियल एस्टेट के बाद। अब उनका आइडिया था कि इसमें घुस जाओ, गाड़ी वाड़ी लाओ, चाइना से गाड़ी बना के लाओ, क्योंकि आज उनकी 50% सेल चाइना से आती है। नाम का अमेरिकन ब्रांड है, नेटवर्थ इज डिपेंडिंग ऑन रेमो करम ऑफ सीसीपी। पीछे उन्होंने खींच दिया था तो 60% वेल्थ गिर गई थी। ये जो अमेज़न है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा। मुकेश अंबानी बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, मतलब बिलियनियर है, मतलब ही इज अ नेम इन इंडिया, ही इज अ नेम इन द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो ये क्या है, क्या व्हाई अमेज़न इज नॉट गेटिंग दैट स्पेस? अभी जो इंडिया का रिटेल मार्केट था 2017-18 में 883 बिलियन डॉलर्स था। नाउ इन 2026 ये अमेरिकन रिसर्च कहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है इज 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2026, 4 years डाउन द लाइन, 4 साल बाद 1.7 डॉलर्स। और आने वाले 15 से 20 सालों में इट विल बी 3 ट्रिलियन डॉलर। शायद एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 ट्रिलियन डॉलर्स का रिटेल मार्केट है। बिग बाजार काफी फेमस है, हर जगह है। अब इन्होंने भाई साहब क्या किया, इन्होंने अमेज़न के साथ टाई अप कर लिया। अमेज़न ने यहाँ थोड़ी बहुत पेच लगाया। अब देखिए अमेरिकन लोग की मेंटालिटी होती है मिनिमम पैसे लगा के मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए, ठीक है जी। उन्होंने पेच क्या लगा, उन्हें 1500 करोड़ उनको बिग फ्यूचर ग्रुप को उनके एक और वेंचर में दे दिया, भाई आप किसी इस वेंचर में किसी और वेंचर में जो सेम ओनर्स का था आप उसमें लगाए। और उन्होंने बोला ठीक है, बट ऊपर एक शर्त डाली कि आप रिलायंस के पास नहीं जाओगे, आप रिलायंस से टाई अप नहीं कर सकते। अब 1500 करोड़ से शायद इनका काम चल जाता, बाद में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, दुकानें बंद हो गई, बड़ा पूरा सेक्टर हिल गया। अब उसके दौरान इन्होंने इनको कहा भाई देखो भाई ये जो 1500 करोड़ है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और पैसे चाहिए टू सर्वाइव बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू डेट। अब जेफ बेजोस साहब ने बोला देखो भाई ये जो हमने आपको 1500 करोड़ का इसमें वो डाला है, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। तो इन्होंने रिलायंस को अप्रोच किया। रिलायंस ने करीब 3.4 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर का बोला ठीक है हम आप में पैसा लगा देंगे, चाहे वो बाइट आउट था, इक्विटी था, जो भी था, एक कमर्शियल अरेंजमेंट वर्कआउट किया गया। तब जी जेफ बेजोस साहब ने डाली बांजी, नहीं भाई ऐ कैसे हो यार, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो बोल रखा रिलायंस के पास नहीं जाओगे। तो रिलायंस ने तब बोला भाई तूने 1500 करोड़ लिए तो अपने 1700 ले ले, 1800 ले ले, 2000 ले ले, तो अपने पैसे ले निकल, तेरे पैसे से ही तो मतलब है ना। कह रहा नहीं पैसे की बात नहीं है जी, मैं तो आपको रिलायंस को आने नहीं दूंगा इसमें। अब उन्होंने एक क्लॉज डाला था कि सिंगापुर में एक आर्बिट्रेटर बैठता है, आर्बिट्रेशन इंडिया काफी इंटरनेशनल जगहों की सिंगापुर है, कि भाई वहां के आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। वहां गया तो आर्बिट्रेटर ने बोला नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो ठीक है, ये मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। फिर यहाँ एक आध कोर्ट में उनकी जीत हो जाती इसको लेके, आर्बिट्रेशन के लेके। कहानी क्या है, जो इंडियन सिस्टम चलता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अमेरिकन सिस्टम वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मैंने चीमा जी को $1 बिलियन देना तो देना, बात खत्म है, चाहे घर बेच के दू कुछ दू। अब यहाँ है वो बोला चाहिए आप अपना पक्ष रखो, चीमा जी आप अपना पक्ष रखो, फिर एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से डिसीजन होता है। ये सब चीजें चलती गई। तो अब इनका मतलब क्या था, मैं शॉर्ट में समझूं, इससे बहुत लीगल धाव पेज थे, ये था कि इनको ऐसे सुखा दो, लीव दम हाई एंड ड्राई, जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे हमारे पास आ ही जाएंगे, कंपटीशन खत्म हम आएंगे। तब जेफ बेजोस साहब आप बताओगे कि आप कैन यू इंश्योर कि फ्यूचर रिटेल बंद नहीं होगा, कैन यू इंश्योर बैंकों को पैसा मिलेगा, कैन यू इंश्योर नौकरियां नहीं जाएंगी, कैन यू इंश्योर एक बड़ा इंडिया के रिटेल को आप सबटॉच नहीं करो जो आपकी हिस्ट्री रह चुकी है काफी कंट्रियों में। आपकी मंशा वो तो नहीं है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत है, 1500 लिया आप बोलो 2000 दे दो, 1500 लगाए 2000 दे दो, पैसा लो निकलो। तो ये आप इनको ये जो बिल्कुल आपने इसको स्टारवेशन के मोड में डाला, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कहानियां चलती रही जी। फिर कोर्ट में केस गया। अब दिक्कत क्या थी, ये रिलायंस को रोकते रहे। बट जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में केस ये भी आया, बोला भाई ये जो जेफ बेजोस है ये बैक डोर से इसको कंट्रोल करना चाहता है, इसकी इंटेंशन बिजनेस चलाना है नहीं। बिजनेस चलाना हो तो तेरे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, तू पैसे डाल दे। पैसे उन्होंने डाले नहीं, रिलायंस को डालने दे नहीं रहे, खुद डाल नहीं रहा और रिलायंस को डालने दे नहीं रहा। अब हुआ क्या कि ये जितनी प्रॉपर्टियां थी फ्यूचर रिटेल की, दे वर लीज फ्रॉम रिलायंस। तो रिलायंस जब अंबानी साहब के लगा भाई ये अब ये बिजनेस व्यापार नहीं हो रहा, ये चेस की गेम चल रही है, ये चेस की गेम चल रही है। उन्होंने क्या किया, बोला भैया तुम यहाँ से निकलो, ये सारी प्रॉपर्टियां खाली करो। तो एक कोई लोग कहते हैं इसको एक हॉस्टाइल टेक हुआ, ये हुआ। और ये जो पेज फंसाता है, जो अमेज़न इसको सुखा के मार रहा था,
वो कहानी हो गई खत्म। अब रिटेल भी, फ्यूचर रिटेल भी चलेगा, नौकरियां भी नहीं जाएंगी, काम भी चलेगा। आज मालिक आप थे, कल मालिक मैं हूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं नीचे, काम चलता रहेगा। वैसे भी रिलायंस का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया में। अब कुछ लोग इसे कह रहे हैं होस्टाइल टेक ओवर है, ये है वो, पर वो पिछले 3 साल की स्टोरी नहीं देख रहे। मुझे बताइए चीमा साहब, 1500 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता। 200 मिलियन डॉलर डाल के आप इतना बड़ा जिसके हजारों रिटेल आउटलेट है, उस पर आप कब्जा करो पेज फंसा के। क्या है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस आउटकम ऑफ कर्मा। आपका काम था पेज फंसाना। अब मुकेश अंबानी जी के बारे में कुछ बोल दो, इधर उधर बोल दो, तो थोड़ा न्यूज बन जाती है कि जी ऐसा है वैसा है। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं। इंडिया को यह बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। श्रीलंका होने से बचे खुदा ना खास्ता, कोई उसका हल क्या है रही थी। इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है। नमस्कार दोस्तों, पता नहीं पाकिस्तान के साथ जो भी कनेक्ट होता है, या फिर पाकिस्तान की फेवर में जो कोई भी बोलता है ना, उसके पता नहीं उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर टर्की की बात हो रही है। अब सबको पता होगा कि कश्मीर वाले इश्यू में टर्की और मलेशिया जैसे कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली जब ज़्यादा कंट्रीज इकट्ठा होते हैं ना, तब उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टी सिचुएशन है। उसके बाद मलेशिया सबसे पहले यहाँ पर घायल हुआ, मतलब मलेशिया को सबसे पहले यहाँ पर टारगेट किया गया बाय इंडिया। उसके बाद टर्की खुद अपने आप टारगेट हो गया। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर आप रिलेशन बनाते हो तो उस टाइप का प्रकोप आप पर होता है, ग्रहों की दिशा उस टाइप की होती है आपके ऊपर कि आप कोई ना कोई सिचुएशन में फंसी जाते हो। अब मलेशिया जो था वो अच्छा खासा इंडिया को एक्सपोर्ट करता था कुछ चीज़ें, इंडिया ने लेनी बंद कर दी। इंडिया ने दूसरे कंट्री से ले, एज लाइक लगभग जहाँ तक मुझे पता है तहाँ तक इंडोनेशिया से लेना शुरू कर दिया। टर्की की नेचुरली सिचुएशन ख़राब होने लगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हुआ उसकी बैंड बजना तो तय है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं, क्योंकि गेहूं की कमी हो रही है उनके कंट्री में, और उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए बोला, इंडिया को बोला कि भाई हमें इतना गेहूं दे दो, हमारे पास गेहूं की कमी है। तुर्की की इकोनॉमी पहले ही खराब है और तुर्की के पास पैसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से खरीदे। पहले वो इंडिया को का गेहूं फिट नहीं समझता था या बिलो स्टैंडर्ड समझता था, अब वो चाह रहा है कि इंडिया से सस्ता गेहूं मिले। ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है और यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूक्रेन वर्ल्ड का 7% गेहूं पैदा करता है और वो एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करता है। पूरे यूरोप में यूक्रेन का गेहूं ही जाता था। अब सिचुएशन बदल गई, वहां के यूक्रेन का गेहूं नहीं आ रहा था, लेकिन इंडिया के खिलाफ बयान देना है और इंडिया का ही गेहूं भी खाना है, तो उन्होंने मांगा है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिसीजन लेगी, पता नहीं क्या डिसीजन ले। इंडिया को ऐसे कंट्री को गेहूं देना चाहिए जो कि हमारे ही खिलाफ यूएन में बोलता घूम रहा है। और आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इसकी सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? हम कैसे श्रीलंका होने से बचे खुदा ना खास्ता, कोई उसका हल क्या है? ऐसा मंजर तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, इतनी डीप पोलराइजेशन। तो ऐसे डीप पोलराइजेशन में आप क्या माशी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे कि जो ये सब ठीक हो जाए? किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहले रूट कॉज को आप ठीक करें, बेशक ठीक होगी, वरना रूट कॉज को बगैर हाथ लगाए हुए, बगैर एड्रेस किए हुए अगर आप इकोनॉमी को ठीक करने जाएंगे, वक्त का ज़िया होगा। और एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक दिन पॉलिसी इन एक्शन टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस, तो ये कोशिश करें कि जितना जल्दी हो ये सियासी खींचा तानी है इसको ख़त्म किया जाए। अगर आप चाहते हैं मुझसे सोल्यूशन, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सियासत करते रहेंगे तो मुल्क चला जाएगा। जब मुल्क रहेगा तो सियासत भी होगी, कोई वजीर आजम भी होगा। सबसे जवाब मैं चाहूंगी कि क्या इसका मतलब है
कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और इस मसले को जो है एक बिल्कुल एक नया मोड़ लें और ये कहें कि बजाय इसके कि हम दुश्मन समझे, बल्कि हम ये कहें कि दोनों मुल्क मदद करें एक दूसरे की, यानी ये कि ज़ाहिर है भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? बिल्कुल, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, और खुसूसन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो एंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में। और ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये इंडिया को भी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जिसके अंदर परचेजिंग पावर है, और वो इंडिया अपनी चीजें मैं यही पूछने लगी थी, बैरिस्टर साहब रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम क्यों करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है। और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों की डिमांड है, चूंकि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग मिडिल क्लास मौजूद है जो हर चीज़ जो है वो खाने पीने से लेके तो जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो खरीद सकती है मेड इन इंडिया, जिस तरह के मेड इन चीन के साथ, एक चाइना के साथ एक वक्त में हुआ था कि हम इंडिया के खिलाफ गन्ने तान के बैठ जाएंगे तो वो सारे मसले हल करके तो हमें दावत देंगे कि आए जनाब हमसे तिजारत करें, हमने सबको हल कर दी। ये कभी नहीं होगा। आप तिजारत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, एक पीसफुल किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे तो उसके साथ साथ आपके सारे मसले जो है वो हल होंगे, इंक्लूडिंग मसला कश्मीर। कोई और जो भी आपके पानी का मसला है, गैर ज़रूरी किस्म की और बेबुनियाद किस्म की नफरत का मसला है, बेबुनियाद दुश्मनी का मसला है, ये सब चीज़ें आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से तिजारतें खोल दें और बॉर्डर्स आसान कर दें, लोग आर पार जाएं, एक दूसरे से मिलें, तो तब जाके तो ये चीज़ें जो हैं चाहेंगे कि क्या हमें इन्हें गेहूं देना चाहिए। हम लोगों ने इनसे जब प्रेशर डाला कि भाई आप कश्मीर पे अपना स्टैंड ठीक रखिए, तो उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी बात, हाल में हमने उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए थे ड्रोन के, तो उन्होंने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया था, अब फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि एर्डोगान टर्की के प्रेसिडेंट, उनका एक सपना है कि वो मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाएं। तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो इंडिया के स्टैंड के खिलाफ बोलते घूम रहे हैं। वो इजराइल के खिलाफ भी बोल रहे थे, लेकिन अब तो इजराइल से दोस्ती शुरू कर दी उन्होंने, तो वो इंडिया के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में क्यों बोल रहे हैं? ये बात उन्हें भी एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो अगर गेहूं इंडिया का खाना है, अन्न हमारा खाना है, और फेवर में बोलना है पाकिस्तान के, तो ये कौन सी कहानी है? ये किस तरीके से आप बोल सकते हैं? ये आपको कोई परमिशन नहीं है इसकी। इंडिया को ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। हमने तो फ्री में दे दिया, हमने तो फ्री में दिया अफगानिस्तान को, और उसके बाद भी आप हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा स्टैंड तो रखेंगे, हमारा इंटरनेशनल स्टैंड पे तो आप। इकोनॉमी तो टर्की की मुश्किलात में है। टर्की और कश्मीर का नाम इसलिए लेना बंद कर दिया क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में, मतलब वाकई में ऐसी हालत में है कि अब वो सस्टेन अपने आप को शायद ही कर पाए। एर्दोगान जो कि हर जगह बोलते फिर रहे थे, कश्मीर जो कि लीडर बनने के सपने ले रहे थे, अब उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। एर्दोगान ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इंडिया से कुछ हेल्प ले पाऊं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी टर्की मुश्किलात में है। 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आपने एक चीज़ नोट की हो ना, तो अगर आप पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से अगर देखो तो जिन कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, अब एक ही चीज़ का तो कॉन्फ्लिक्ट है।
हालांकि वो भी, अगर कश्मीर वाला भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो पाकिस्तान किसी और चीज़ को खड़ा करके कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता। लेकिन अभी जो कश्मीर वाला इशू है उसमें कई सारे कंट्री ऐसे हैं, जिसमें मलेशिया हो गया, जिसमें टर्की हो गया, जिसमें एक दो और भी कंट्री थे, पहले यूएई और सऊदी जैसे भी कंट्री थे। अब देखने वाली बात यह है कि ये सारे कंट्रीज़ ना अब ये मतलब कश्मीर का नाम ही लेना भूल गए हैं। उनको पता नहीं उस बात की दिक्कत लगी है या फिर उस बात की सिचुएशन हो गई है उनके लिए कि भाई घर संभालना मुश्किल हो गया है। अगर आप टर्की का देखो तो टर्की की इकोनॉमी बहुत ही बुरे हाल में चल रही है। अब सिचुएशन ये है कि सबसे पहले अगर आप स्ट्रांग होंगे तब दूसरे कंट्री का आप पक्ष ले पाओगे। मतलब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की। अगर टर्की मान लीजिए स्ट्रांग है तो पाकिस्तान के बारे में इंडिया से बात करेगा या फिर इंडिया से फाइट करेगा। अगर खुद स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहले वो अपना घर संभालेगा, पाकिस्तान को याद नहीं करेगा उस सिचुएशन। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसा दोस्त जो कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर का राग अलापता था यूएन में, वो कश्मीर का नाम क्यों भूल गया? पाकिस्तान का वो डायलॉग कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी डूबेंगे, वो अपने साथ टर्की को एफएटीएफ में तो ले गया। वो कश्मीर का नाम लेना क्यों भूल गया और क्यों दे दिया उसने पाकिस्तान को धोखा? उसने पाकिस्तान को धोखा इसलिए दे दिया और कश्मीर का नाम इसलिए लेना बंद कर दिया क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत बुरी हालत में, बहुत बुरी हालत में, मतलब वाकई में ऐसी हालत में है कि अब वो सस्टेन अपने आप को शायद ही कर पाए, क्योंकि एफएटीएफ की तरफ से उस पर लग गए हैं बहुत सारे सैंक्शंस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उस पर लग चुकी, ग्रे लिस्ट में आ चुका है वो। और इसके सैंक्शन मतलब सैंक्शंस एफएटीएफ की तरफ से नहीं है, ग्रे लिस्ट में आ चुका है। और ग्रे लिस्ट में आने के बाद कंट्रीज अपने यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आसानी से नहीं आती, और वो इन्वेस्टमेंट जिसकी इस तुर्की को ज़रूरत बहुत थी। अब पाकिस्तान को ये लग रहा था कि तुर्की की तरफ से हम कुछ करेंगे इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और एर्दोगान जो कि हर जगह बोलते फिर रहे थे, कश्मीर जो कि लीडर बनने के सपने ले रहे थे, अब उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। कहाँ वो कश्मीर बोलेंगे, इसलिए भूले वो कश्मीर। और बताता हूँ आपको मैं, तुर्की को $200 बिलियन चाहिए सालाना अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालने के लिए। उसका करंट अकाउंट डेफिसिट $200 बिलियन का है। $200 बिलियन कहाँ से आएंगे? एर्दोगान को इम्पैक्ट कर रहा है और एर्दोगान के दोबारा इलेक्ट होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट कश्मीर से तो नहीं आएंगे। अगर वो सोच रहा है, एर्दोगान ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इंडिया से कुछ हेल्प ले पाऊँ, इंडिया से कुछ मुझे मिले, क्योंकि इंडिया बहुत एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत इंपोर्ट भी करता है। और एक इस समय तो एर्दोगान के लिए एक बिलियन डॉलर बहुत कीमती है ना, तो वो उस पर्सपेक्टिव को रख के आज शायद ये सोच रहे हैं कि इंडिया से दुश्मनी ना ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत सपोर्ट मिल सकता था। खैर, इसके बाद इन्फ्लेशन 19% पे है महंगाई, जो कि यूरोप में हाईएस्ट है और वर्ल्ड में 10वें नंबर पे सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये इमरान खान के दोस्त हैं, इनकी सिचुएशन बहुत बुरी हालत है इनकी। कि जो तुर्की के सदर हैं वो गुस्से में है क्योंकि एफएटीएफ ने इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और इनको पता है कि ग्रे लिस्ट में जो डाला गया है वो किसी वजह से डाला गया है। और लेकिन उनकी जो पाकिस्तान में भी उनके जो काम थे वो भी बंद कर दिए गए, टर्की स्कूल भी पाकिस्तान में बंद कर दिए गए और टर्की के कहने पे किए गए, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो जो डिफरेंट फोरम वगैरह, रूमी फोरम इस तरह के वो चलाते थे, वो सब बंद कर दिए गए। अभी देखना यह है कि टर्की, जिसके आए रोज कोई ना कोई यूरोप के साथ भी मसला रहता है, वो नाराज हो गया है कि जो हमें मगरब जो है वो टारगेट कर रहा है। ये जो प्रेशर है टर्की के ऊपर, ये बड़े पुराने हैं, लेकिन समहाउ टर्की की इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही थी। और टर्की क्योंकि एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी समझा जाता है, बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं वो यूरोप में टूरिज्म की बजाय वो टर्की आते हैं, क्योंकि टर्की सस्ता है और अच्छी टूरिज्म है वहां पे। तो इसलिए टर्की को, खैर इकोनॉमी तो टर्की की मुश्किलात में है, को ऊपर से फिर मुस्लिम दुनिया में भी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास खुद के पास नहीं, कहाँ से देगा? तो चीन की ओर दोनों देखते हैं। चीन खुद अपनी क्राइसिस में फंसता जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी क्राइसिस हो या कोल क्राइसिस हो, वो सारी चीज़ें। अभी चीन में और भी क्राइसिस हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं। ये एर्दोगान साहब, एर्दोगान को ये लगता था कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनूं। अब इस समय लीरा
गिर रहा है और बहुत बुरी तरह से, क्योंकि FATF में तो आ ही चुका है, उनकी इकोनॉमी टूट चुकी है बुरी तरह से। लीरा करीब 15% एक दिन में गिरा था, आज नहीं, कुछ टाइम पहले, जब एर्दोगान ने अपने सेंट्रल बैंक के चीफ को सैक कर दिया था और उसकी जगह कुछ इस्लामिक प्रिय बंधु बैठा दिए थे। अब इस्लामिक बंधु के बस का है, ये काम एर्दोगान ही कर सकते हैं। और ये किन किन लाइंस पे चल रहे हैं? जियाउल हक की लाइंस पे चल रहे हैं, जैसे जियाउल हक पाकिस्तान को चला रहे थे। टर्की को हमेशा से बोला गया सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि इसकी इकोनॉमी हमेशा से खराब थी और इतनी खराब थी कि $1 में कई लाखों लीरा आते थे। FATF से अगर ये बाहर नहीं निकल पाया और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज होता चला गया तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ वो खुद हैं, और वो ऑटोमन अरब्स और पर्शियन का जो मसला है ये भी बड़ा पुराना है। और इसमें टर्की जो है वो ईरानियों को भी जो है वो सेट असाइड करना चाहता है, उधर से जो है वो क्या नाम है, अरब्स को भी सेट असाइड करना चाहता है। इकोनॉमी पहले ही थोड़ी जो है वो उल्टी खराब हुई है बिकॉज ऑफ माइग्रेंट्स, वहां पे जॉब्स के बड़े इश्यूज हैं। सो ये जो और फिर टर्की आए रोज कोई ना कोई ये थ्रेट्स भी देता रहता है, कोई ना कोई ऐसी बातें करता रहता है जिससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो थोड़े नाराज रहते हैं। और दूसरा, टर्की की चॉइसेस भी कंट्रोल करने की बातें की जाती हैं कि मगरब इनकी चॉइसेस कंट्रोल करना चाहता है। सो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी टर्की मुश्किलात में है, तो ये ना हो कि एक और चैलेंज टर्की के लिए इमर्ज हो जाए। बिकॉज 21st century is all about integration, connectivity, डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। सो सर्वाइविंग दिस वे, बीइंग ऑन द एज ऑफ द यूरोप, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के वाले से टर्की आई थिंक कांट अफोर्ड इट अगर FATF और अमेरिकन नई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टफ हो। भारत जो है वो टर्की से भी ले रहा है ड्रोन्स और इसराइल से भी ले रहा है, HP हेरोन ड्रोन्स ले रहा है। और यही टर्की जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान ने देख देख के उनके जो ड्रामा है, तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पैसा बोलता है, पैसा सब कुछ है सबके लिए। अब टर्की ने नो डाउट पाकिस्तान को एक लेवल तक सपोर्ट किया, उसके बाद टर्की की इकोनॉमी ख़राब होने की सिचुएशन में ही उसने कश्मीर का नाम लेना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया, और जैसे इंडिया ने ड्रोन्स का ऑर्डर दिया यहाँ पर टर्की पलट गया। अब देखिए, टर्की जो है ना वो इस्लामिक कंट्री में सबसे बड़ा दोगला कंट्री है। अब जब कभी भी इसराइल और ये जो पैलेस्टीन की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तब टर्की सबसे पहले बोलने के लिए सामने आ जाता है कि नहीं होना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज़ और उम्मा और ये सब कुछ। लेकिन अगर थोड़ा बैकग्राउंड आप चेक करो ना, तो टर्की ही सबसे पहला कंट्री था जो इसराइल के साथ ट्रेड या फिर बिजनेस रिलेशन शुरू करने में सबसे पहले था। यूएई तो पिछले एक 1.5 साल पहले आया, सऊदी ने अब तक नहीं किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। मतलब दोनों तरफ बोलेगा, अगर सब उसके अपोज कर रहे हैं इसराइल को, तो सबसे पहले अपोज करने के लिए भी आ जाएगा और फिर से अपने रिलेशन भी सुधार देगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो है वो टर्की से भी ले रहा है ड्रोन्स और इसराइल से भी ले रहा है, HP हेरोन ड्रोन्स ले रहा है। भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है
क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में। तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने राफेल से, फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया, और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूं उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। जो उन्होंने ड्रोन सिस्टम बनाया है TB2 एक ऐसा ड्रोन है जिसकी वजह से आजरबाईजान ने अपनी जंग जीती आजकल के दौर में, और यही 20 ड्रोन जो है यूक्रेन को दिए गए हैं। और इस ड्रोन की वजह से इस वक्त रशिया को एक सिर्फ वाहिद थ्रेट है यूक्रेन की तरफ से, तो वो 20 ड्रोन्स हैं। और यही टर्की, जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप है, पाकिस्तान ने देख के उनके जो ड्रामा है, तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। अब वो TB2 क्या है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग चीज ये है कि TB2 जो उनका ड्रोन है, मैं बताना चाहूंगा कि वो टर्की के अंदर नहीं चीजें बनती, वो सिर्फ असेंबल होती हैं। वो सारे की सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वहां असेंबल करते हैं। अब उसकी सलाहियत देखें, जो TB2 उन्होंने मिसाइल बनाया है, उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी वो 25,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है। और मैं हैरान हो गया हूं कि वो स्पेस में से 12 मील के फासले तक फायर कर सकता है। और उसकी जो खूबसूरतियां मैं देखता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं अभी मजीद उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि वो जो अपने स्टेशन से, जो पीछे बंदा बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा होता है, वो 185 मील पीछे बैठ के उसको ऑपरेट कर सकता है। और उसके पास 24 घंटे फजा में उड़ने की सलाहियत है उसकी। और जो सबसे ज्यादा खूबसूरती उसकी ये है कि उसको उड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो किसी गाड़ी में से निकाल के किसी सड़क पर रखें और वहां से फ्लाई कर जाता है। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया, भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं, तो जाहिर उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे, तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी। तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे, तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। तो एक इस तरह के हमारे माजी में भी गलतियां की गई हैं, आज भी गलतियां की जा रही हैं, और जब तक आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, आप फ्यूचर में भी गलतियां करते रहेंगे। नाज़िकाम, तुर्की और भारत के दरमियान याराने बढ़ रहे हैं। तुर्की भारत को जदीद तरीन ड्रोन तैयारे मुहैया कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफी गमो गुस्से का इजहार हो रहा है। तुर्की ने 100 ड्रोन तैयारे भारत को फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर को नुकसान होगा।